कि जब बैठक समय से निर्धारित की गई, सहमति ली गई, तो आखिर जिलाधिकारी महोदय बैठक में आने से क्यों बचते हैं। अध्यक्ष के तौर पे हो सकता है हम अपनी तरफ से इस बात को नहीं भी कह रहे थे और न मैंने कहा, लेकिन सारे जब माननीय जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को उठाया और सहमति व्यक्त की कि आज की बैठक निरस्त होनी चाहिए। आखिर जनप्रतिनिधियों की इतनी गंभीर बैठक जिसमें केंद्र सरकार की 50 से ज्यादा योजनाओं की समीक्षा के ये बैठक 3 महीने के अंदर होती है अमूमन, उस बैठक में जब समय के देने के बाद भी जिलाधिकारी नहीं आ रहे और पुरानी बैठकों में जो आश्वासन मिलते रहे उन आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया अधिकारियों ने। जो आश्वासन पिछली बैठक मिलते थे वही आश्वासन अगली बैठक में, फिर अगली बैठक में आप समीक्षा करते थे फिर वही आश्वासन। तो माननीय जनप्रतिनिधिगण जो जनता के प्रति सीधे जिम्मेदार हैं, जनता के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लोग सबकी असहमति इस बात पे थी कि आखिर इस बैठक को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर तो जानता ही हूं कि जो कुछ भी हो रहा है ये कोई जिलाधिकारी या व्यक्ति की बात नहीं है, ये बात पूरे सरकार की है और केंद्र और राज्य की जो सरकारें चल रही हैं ये अधिकारियों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का हमेशा अपमान कर रही हैं। केंद्र में भी कर रही हैं, बड़े बड़े मंत्रियों का भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी मंत्रियों के नहीं सुन रहे हैं सर, उनके विभागीय अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आपको सब जानकारी है। जिलों में भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग उस स्वभाव और नेचर के नहीं हैं कि अधिकारियों के इशारों पर हमारे जनप्रतिनिधि चलने वाले हैं। और ये आजमगढ़ जनपद, जिस जनपद ने कभी अंग्रेजों की गुलामी को नहीं स्वीकार किया, इमरजेंसी को स्वीकार नहीं किया, किसी ने भी तानाशाही की उसको स्वीकार नहीं किया, और ये जनपद समाजवादी जनपद, यहाँ के प्रतिनिधि कैसे स्वीकार कर सकते हैं इस तरह की चीजों। ये सारे जनप्रतिनिधियों के सहमति के बाद ये बैठक आज निरस्त करके हम लोग आए हैं। देखिए बहुत साफ कह दूं मैं आपको, गाजीपुर की घटना हो, जौनपुर की घटना हो, एक ही एफआईआर में आप मुलजिमों की सूची देखेंगे, अगर कोई मुलजिम उसमें दुर्भाग्य से पीड़ित परिवार का है तो उसका इनकाउंटर सुनिश्चित है। गाजीपुर की घटना के बारे में भी आज हमारे गाजीपुर के साथियों से बात हुई, पूरी घटना को हमने समझा। उसमें 4 मुलजिम थे। एक मुलजिम को जो पीड़ित परिवार का जो निषाद कश्यप है, बिहार से एक दिन पहले उठाया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज उनके परिवार के लोगों ने दिया और यहां लाके इनकाउंटर कर दिया। भाजपा दोनों भाजपा के लोग थे, वो लोग भी काम भाजपा कर रहे थे, लेकिन भाजपा के काम करने के बावजूद चूंकि वो पीड़ित परिवार के तो उनको एनकाउंटर होना ही था। इसी तरह से बीजेपी के बूथ अध्यक्ष यही जो गौड़ परिवार के जो संस्कृत गोरखपुर नहीं, अपने आजमगढ़ में हरिहरपुर महाविद्यालय गौड़ परिवार का बीजेपी का बूथ अध्यक्ष, उनका घर गिरा दिया गया। इसी तरह से जौनपुर में कई मुलजिम थे, लेकिन एक उस मुलजिमों में कोई एक यादव भी था, यादव को हाईलाइट करके उसका एनकाउंटर किया, बाकी सबको बचाया। ये है बीजेपी की सच्चाई। ऐसा असफल शिक्षा मंत्री इतिहास में कभी नहीं हुआ। देखिए ये शिक्षा मंत्री आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। एजेंडा लागू होता रहे, बाकी कुछ भी करते रहो। बाकी हमारी बहनें बेटियां आत्महत्या करें, 22 लाख आप सोचिए केवल नीट के अंदर, 18 लाख सीबीएसई के बच्चे। आप सोचिए इससे पहले भी नीट वाली समस्या आई थी पिछले साल। हर बार लगातार पिछले 3-4 सालों से नीट के पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक कराने वाले लोग सत्ता के दलाल बैठे हैं। और फिर जब सरकार ही इस काम को कर रही है तो मैं एक ही बात कहूंगा, लोकतंत्र में आखिरी रास्ता जनता ही चुनती है। और जनता से कहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अब रास्ता चुने और ऐसे बेईमानों को हटाएं। क्या गारंटी है कि हेलीकॉप्टर से पेपर आएगा फिर नहीं लीक होगा 21 तारीख को? ये केवल प्रोपगंडा है। क्या नीट का पेपर भाजपा सरकार से पहले नहीं होता था? क्या नहीं होता था? अरे पहले उन पे कार्रवाई कर दो ना, एयरफोर्स की जांच की जरूरत कहां पड़ेगी?
कार्रवाई तो करो। भाई तो नहीं तो लोग हैं। जीरो टॉलरेंस कहां चला गया, बुलडोजर कहां चला गया, इनकाउंटर कहां चला गया ऐसे लोगों के लिए? चूंकि वो लोग बीजेपी के लिए दलाली करते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन पे। नीट का पेपर के साथ साथ 90% पेपर भारत में लीक होते हैं। क्या कोई गारंटी इसकी नहीं है कि कौन सा पेपर कब लीक हो जाए और बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ होता हम है? फक्र के साथ कह सकते हैं, हम इस मौके पर एक बात मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के 5 साल के इस पिछले कार्यकाल में, उससे पहले सदैव नेताजी के कार्यकाल में कभी ऐसी शिकायत किसी भी नौजवान को, किसी भी परीक्षार्थी को नहीं आई। आखिर ये बीजेपी की सरकार होने के बाद ही क्यों हो रहा है? आप लोगों को इस बात का सवाल करना चाहिए। 2027 का चुनाव नजदीक आ चुका है और रामगोपाल यादव जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्या इससे माना जाए? अंदरूनी बातें क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं और इस तरह की बातें आपको नहीं भी करनी चाहिए। रामगोपाल जी जब उनकी बात उठाई आपने चाचा की, उनको थोड़ा स्वास्थ्य लाभ पे भी कुछ दिन पहले उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। आप लोगों को जानकारी नहीं, आप कयास उल्टे सीधे लगाना शुरू कर देते हो। सर प्रदेश में बदलाव तभी आएगा जब सरकार बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब क्या बचा है? अब तो 6-7 महीने की बात है। रेलवे स्टेशन की मांग हो रही है और उस पे ओम प्रकाश राजभर 2 सांसद जाके मांग उठाए। सांसदों ने इतनी मांग उठा चुके हैं और एक बार अभी जो पिछला रेल बजट पे चर्चा हो रही थी, मैंने बंच भी पढ़ा था और आप मीडिया के साथ ही चाहोगे तो उसका हम पीडीएफ में, चाहोगे पीडीएफ में, हार्ड कॉपी चाहोगे हार्ड कॉपी में, आपको सारे भेज दूंगा। लगातार आदरणीय एमपी साहब, मैं खुद और हम दो ही नहीं, बाकी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जिन जिन इलाकों के सांसदगण हैं हमारी पार्टी के, हर बात को उठा रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी को करना ही नहीं है, आप सोचिए, करना ही नहीं है, क्यों नहीं करना है कि साहब ये आजमगढ़ समाजवादी है या सांसद को क्रेडिट ना मिल जाए? सर राहुल गांधी की टिप्पणी किस तरह देखते हैं? उनका सरकार 1 साल में गिर जाएगी, मोदी सरकार हट जाएगी। राहुल गांधी जी, मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन हैं और उनके निश्चित तौर पर उनके पास सूचनाएं भी होंगी, उनके पास रणनीति भी होगी और राहुल गांधी जी को भी इस बात का पता है कि इस परिवर्तन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होनी है। सर सपा ने इसलिए उत्तर प्रदेश की इस चुनाव के बाद दिल्ली में भी परिवर्तन तय है।